चैप्टर 23 सेक्शन 289 से 300, 289 से 300, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 12। हिंदी में कहते हैं अभिभाग सौदेबाजी या सौदा अभिभाग। अभिभाग सौदेबाजी या सौदा अभिभाग। देखिए, जैसे दैनिक जीवन में लोग सामान खरीदने जाते हैं, जहाँ पर जिस सामानों का दाम फिक्स नहीं होता तो लोग वहाँ पे मोल तोल करते हैं। ठीक है, कम कराते हैं, फिर दुकानदार कुछ और कहता है, फिर कस्टमर कुछ और कहता है, किसी एक बात पर जाके दोनों लोग सहमत हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जो मोल तोल वाला सौदा होता है उसमें किसको संतुष्टि मिलती है? ग्राहक को कि बेचने वाले को? आफ्ताब? ग्राहक को सर। ग्राहक को कि मुझे कम में मिल गया। मान लीजिए कोई दूसरा उसका परिचित मिला, वो तो बोला कि मैं तो इतने में ही लेके आया, तब? सर उसमें क्वालिटी को उसको बता सकते हैं कि सर जो हमारे पास सर दिया है उसकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, तो देखो, मोल तोल वाला जो होता है ये अच्छा नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिएगा। और जो फिक्स होता है वो क्या होता है? अच्छा होता है। तो ये तो हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। लेकिन देखो, लॉ में, कानून में, क्रिमिनल लॉ में क्या प्रोविज़न? क्रिमिनल लॉ में ये प्रोविज़न है कि जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे, तो सीआरपीसी के सेक्शन 320 320 320 में कहा गया था कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, शमनीय अपराध और अशमनीय अपराध। शमनीय अपराध का मतलब होता है समझौता योग्य अपराध। अशमनीय का मतलब होता है जिसमें समझौता नहीं हो सकता। तो जो अपराध 2 वर्ष तक के होते थे उसमें अगर दोनों पक्षकार चाहें तो समझौता कर सकते, लेकिन जो अपराध 2 साल से ऊपर का होता था उसमें समझौता नहीं कर पाते थे। तो होता क्या था, उसको ट्रायल फेस करना पड़ता था। तो ये देखा गया कि बहुत भीड़ लगती जा रही है कोर्टों के अंदर, बहुत से ऐसे मामले हैं जो 2 साल के ऊपर के हैं। तब सरकार ने विधि आयोग से पूछा कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जो 2 साल के ऊपर वाले मामले हैं उसको तेज़ी से निपटाया जाए। तो जो लॉ कमीशन था उसने अपनी 154वीं रिपोर्ट 154 रिपोर्ट में गवर्नमेंट को एक एडवाइस दिया कि जिस तरह यूएस में, अमेरिका के क्रिमिनल लॉ में है प्ली बार्गेनिंग, वैसे अगर इंडिया में भी ला दिया जाए प्ली बार्गेनिंग, तो जो 2 साल के ऊपर वाले मैटर है उसमें कुछ तेजी आ जाएगी, जल्दी जल्दी निपटने लगे। तो जब लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया तो गवर्नमेंट ने उस पर एक कमेटी बैठा दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, जस्टिस मलीमत। तो जस्टिस मलीमत की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठा दी गई 2005 में। क्या आप एक ये रिपोर्ट दीजिए, क्या भारत के क्रिमिनल लॉ में, इंडिया के क्रिमिनल लॉ में प्ली बार्गेनिंग रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? तो जस्टिस मलीमत ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि इंडिया के लिए तो प्ली बार्गेनिंग, अभिभाग सौदेबाजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको लागू कर दिया जाएगा तो मुकदमे बड़ी तेज़ी से निपटने लगेंगे। तो जस्टिस मलीमत कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर उस समय क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हो रहा था। क्रिमिनल लॉ में उस समय अमेंडमेंट हो रहा था 2006 का। जस्टिस मलीमत कमेटी की सिफारिश को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 में रखा गया और सीआरपीसी में एक नया चैप्टर जोड़ा गया 21A। सीआरपीसी में एक नया चैप्टर जोड़ा गया 21A और इसमें सेक्शन जोड़ी गई 265A से 265L, 265A से 265L, 12 सेक्शन।
और ये कहा गया ये 12 सेक्शन में प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है, प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। ये तो हो गई ओल्ड स्टोरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्ली बार्गेनिंग आया कहाँ से। जब हम लोग का BNSS बना तो BNSS में इसी चैप्टर 21A CRPC को नाम दे दिया गया चैप्टर 23। BNSS में इसका नाम है चैप्टर 23, सेक्शन 289 से 300। और CRPC में भी प्ली बार्गेनिंग के लिए 12 धारा थी, 12 सेक्शन थी, और प्रेजेंट में भी 12 सेक्शन है। ठीक, अब आइए देखिए हम प्ली बार्गेनिंग कैसे होती है, प्ली बार्गेनिंग की कैसे शुरुआत होती है। एक एक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आती है सेक्शन 289। 289 में कहा गया है कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो किन केसों पे लागू हो। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्ली बार्गेनिंग होती है ये पुलिस रिपोर्ट पर भी लागू होता है, कंप्लेंट केस। तो जो प्ली बार्गेनिंग अभिभाग सौदेबाजी है ये पुलिस रिपोर्ट वाले मामलों में भी लागू होता है, और जो कंप्लेंट केस होता है मजिस्ट्रेट के सामने जो परिवाद दाखिल किया जाता है वहाँ पर भी लागू होता है। तो ठीक से लिख लीजिएगा, प्ली बार्गेनिंग अप्लाई टू द केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट एज वेल एज कंप्लेंट केस। पुलिस रिपोर्ट एज वेल एज कंप्लेंट, पहले तो ये ध्यान रखें। अब आता है प्ली बार्गेनिंग किस पर लागू नहीं होता। प्ली बार्गेनिंग किस पर लागू नहीं होता। देखो, प्ली बार्गेनिंग 3 चीज़ों पे लागू नहीं होती। तो 89 में जो एक्सेप्शन बताया गया है, पहला ये कहा गया है ऐसे मामले जो 7 साल से ऊपर के होते। जो मामले 7 साल से ऊपर होते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होते हैं, आजीवन कारावास तक होते हैं, या डेथ सेंटेंस मृत्युदंड तक। किसी में ब्रैकेट बना के आप लिख लेना, जो प्ली बार्गेनिंग है वो 2 साल से लेके 7 साल वाले मामलों पे लागू होती। 2 साल तक के कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, 2 साल से ऊपर से लेके 7 साल के तक के जो मामले हैं उस पे हम लोग प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे ऑफेंस जो सोशल ऑफेंस होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, आर्थिक अपराध होते हैं, उन पे प्ली बार्गेनिंग नहीं होती। सामाजिक अपराध, सोशल ऑफेंस, और आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंस पे प्ली बार्गेनिंग नहीं होती। तीसरा, प्ली बार्गेनिंग उन मामलों में नहीं होती जो वुमेन्स के अगेंस्ट अपराध होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उस पे प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होती। जैसे रेप का केस है, क्रुएल्टी का केस है, सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है। ठीक है, इन सब मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, चाइल्ड के मामलों में बिलो 18 ईयर, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉक्सको, उस पर प्ली बार्गेनिंग नहीं होती। अब एक आप लोग नोट लिखिएगा। देखिए, ये कहा गया है कि सोशल ऑफेंस और इकोनॉमिक ऑफेंस प्ली बार्गेनिंग के रेफरेंस में किसको माना जाएगा। प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में इसको हम लोग सामाजिक अपराध और आर्थिक अपराध कहेंगे। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया। ये कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट लागू होने के बाद ये डिसाइड करेगी ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है जिसको हम लोग सामाजिक अपराध और आर्थिक अपराध, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसको गजट में नोटिफिकेशन कर, राजपत्र में प्रकाशित कर। और अभी तक सरकार ने किया नहीं है ये चीज़।
इतनी बातें तो देखिए 289 में कहा गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है 290, 290, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। देखिए इसमें ये है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कब दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, कितने दिनों के भीतर दी जाएगी, और जब एप्लीकेशन दिया जाएगा तो आगे क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दी कब जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे केस आया तुरंत दे दिया। इसके लिए बताया गया है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन तब दी जाएगी जब फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो जाए, जब कोर्ट के द्वारा आरोप तैयार कर दिया जाए, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज होने के 30 डेज के अंदर जब ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, आरोप तैयार कर देगी। आरोप तैयार करने से 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, आरोप तैयार होने के 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, एप्लीकेशन देगा कौन। तो ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन देगा एक्यूज पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति। और देखिए ये कहा गया कि जो एक्यूज पर्सन एप्लीकेशन देगा प्ली बार्गेनिंग की ट्रायल कोर्ट के सामने, ये अपने एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र करेगा ऑन ओथ, सशपथ, कि जो मैं प्ली बार्गेनिंग कर रहा हूँ स्वेच्छा से कर, मुझे किसी ने लालच नहीं दिया है, मुझे किसी ने डराया नहीं है। मैं जो प्री बार्गेनिंग कर रहा हूँ स्वेच्छा से कर, बिना किसी दबाव धमकी के। और ये एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, कोर्ट में, कोर्ट में ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के विचारण के दौरान। देखो जब कोर्ट में ये एप्लीकेशन आ जाएगी एक्यूज पर्सन की, तो कोर्ट उसके एप्लीकेशन को क्या करेगा, अगर पुलिस रिपोर्ट है, यदि एफआईआर होकर मामला आया हुआ है, तो इसकी सूचना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे, लोक अभियोजक को। यदि मामला पुलिस रिपोर्ट पर है, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर पर है, इसकी सूचना जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा कि आपने जो एफआईआर लॉस कराई थी उस पर जो एक्यूज पर्सन है वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दी। तो अगर वो कंप्लेंट पर फाइल हुआ था, यानी कि जो विक्टिम था उसने कंप्लेंट फाइल किया था, तो जो कंप्लेनेंट है, परिवादी है, उसको ये सूचना दी जाएगी कि आपके मामले में एक्यूज पर्सन ने प्ली बार्गेनिंग फाइल किया। अब इसके बाद ट्रायल कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी, एक फर्दर की डेट फिक्स करेगी, और जो डेट फिक्स करेगी उस दिन उसकी सूचना जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे दी जाएगी, ये आगे की डेट फिक्स हुई है। अगर पुलिस रिपोर्ट पे नहीं है तो कंप्लेनेंट को दे दी जाएगी, और साथ साथ एक्यूज पर्सन को, अभियुक्त व्यक्ति को दे दी जाएगी। आपके मामले में ये जो है डेट फिक्स की, ये डेट फिक्स की। जो फर्दर की डेट फिक्स होगी उस दिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फर्दर की डेट फिक्स होगी तो ट्रायल कोर्ट सबसे पहले बंद कमरे में, बंद कमरे मतलब इन कैमरा, इन कैमरा में सबसे पहले एक्यूज पर्सन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। एक्यूज पर्सन को और दूसरे पक्षकार को हटा दिया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो उसको हटा दिया जाएगा, कंप्लेनेंट है तो उसको हटा दिया जाएगा। और जो एक्यूज पर्सन है उससे ये कहेगा कि जो आपने शपथ के साथ एप्लीकेशन दिया ऑन ओथ, अब आप मुझे सही सही बताइए कि जो आपने प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन दिया है, आप ये बताइए स्वेच्छा से दिया है, बिना किसी दबाव धमकी के तो नहीं दिया है।
क्योंकि जो आप प्ली बार्गेनिंग करोगे तो इसमें आपको हम सज़ा ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्ली बार्गेनिंग में भी सज़ा होती है, ध्यान रखिएगा। प्ली बार्गेनिंग में एक्यूज़ पर्सन को छोड़ा नहीं जाता। तो वो उससे जो है ये पूछता है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया है, वो ऐसा तो नहीं है कि किसी के डराने-धमकाने पर दे दी। अब अगर डराने-धमकाने में दिया है तो आप ट्रायल फेस करिए, किस बात की प्ली बार्गेनिंग कर रहे हो। और अगर आप स्वेच्छा से करना चाहते हो, तो स्वेच्छा से कर सकते हो। देख लीजिए इसको आप लोग। इन कैमरा जो है एक्यूज़ पर्सन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड। अब देखिए 2 बातें हैं, या तो एक्यूज़ पर्सन कहेगा कि हाँ, मैंने स्वेच्छा से दिया है या नहीं मैंने दबाव से दिया, 2 ही बात होगा। अगर एक्यूज़ पर्सन मजिस्ट्रेट से कहता है कि मैंने जो ओथ के साथ अपना प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लगाया है, वो मेरी स्वेच्छा है। तब ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रायल कोर्ट होती है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अगर पुलिस रिपोर्ट है और अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट। बड़े ध्यान समझिए। एक्यूज पर्सन को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर पुलिस रिपोर्ट, अगर कंप्लेंट केस है एक्यूज पर्सन को और कंप्लेनेंट 60 दिन का समय देती, 60 डेज। ये 60 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। आप लोग जाइए आपस में म्यूचुअल कंसेंट से, आपस में आप लोग तय कर लीजिए कि हम लोग प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं। यानी एक्यूज पर्सन किसी भी लेवल पर जाकर इसको क्या करे, विक्टिम को, जो पब्लिक प्रोसिक्यूट, विक्टिम को सेटिस्फाई करे, हम तुमको पैसा देने को तैयार हैं, जो कंपनसेशन देने को तैयार है, माफ़ी मांगने को तैयार हैं, गलती मानने को तैयार हैं। आप ऐसा करिए, मेरे साथ समझौता करिए। ठीक है। ये 60 दिन का समय दिया गया है। ये 60 डेज के अंदर आप लोग जाके अपना समझौता, अब अगर समझौता हो जाता है इसके विक्टिम के बीच में और एक्यूज के बीच, और समझौते में जो भी आप लोग कंपनसेशन वगैरह आपस में डिसाइड करते, जो विक्टिम है जितना पैसे की डिमांड करता है, जो भी कहता है, उसको एप्लीकेशन में मिल। तो अगर दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है, एक तरह से जैसे हम लोग संविदा अधिनियम में पढ़ते करार एग्रीमेंट, ये हो जाता है। विक्टिम कहता है भाई 1 लाख रुपए लेंगे तब समझौता करें, 50,000 रुपये लेंगे तब समझौता करें। तो जो भी दोनों के बीच में तय होगा, ठीक है, कंपनसेशन का, एक दोनों ज्वाइंट एप्लीकेशन डालेंगे कि हम लोगों के बीच में समझौता हो गया है, और विक्टिम को जो डिमांड है 50,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की, मैं देने को तैयार हूँ, और हम लोग प्ली बार्गेनिंग के लिए फाइनल रेडी हैं। तो 60 दिन के अंदर, ये मैक्सिमम 60 दिन है, 60 दिन के अंदर उन लोग को अपना एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना हो। ये तो तब जबकि वो फ्री कंसेंट से की। दूसरी तरफ अगर एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट से कहता है कि मुझे तो दबाव डाला गया, धमकी डाला गया, मुझे डराया गया था कि प्ली बार्गेनिंग करो, तब मजिस्ट्रेट को बोला गया कि आप उसको बोल दो कि अब आप ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग को हटाइए और आप ट्रायल फेस। इस तरह का ट्रायल आप लोगों ने 4 पढ़ा है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सम्मन ट्रायल, समरी ट्रायल। जिस तरह का ऑफेंस है उस तरह के ऑफेंस में आप जो है ट्रायल फेस, तो आप फ्री कंसेंट से नहीं करना चाहते तो आप ट्रायल फेस। ये चीज़ जो है ये डिसाइड कर देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, अगर जो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है उसके लिए कुछ शर्तें लगे। पहला तो ये है कि प्रीवियस में उसको कभी कोई कन्विक्शन ना मिले। ऐसा व्यक्ति जो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है उसको कभी भी किसी अपराध में दोषी न ठहराए। अगर वो पहले से प्री कन्विक्टेड है, पहले से उसे सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है, तो वो प्ली बार्गेनिंग नहीं कर।
नोट करके लिख लो। अगर किसी का प्रीवियस कन्विक्शन है तो प्रीवियस कन्विक्शन वाला पर्सन प्री बार्गेनिंग नहीं कर सकता। और अगर प्री कन्विक्शन नहीं है प्रीवियस में तो वो प्री बार्गेनिंग कर सकता है। अब देखिए सेक्शन 291 गाइडलाइन फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। देखिए ये इसमें दो बातें कही गई हैं 291 में। पहला कहा गया है कि अगर पुलिस रिपोर्ट पर केस है और दूसरा कहा गया है कंप्लेंट पर केस। पहला है इन ए केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। अगर पुलिस रिपोर्ट पर मामला संस्थित है एक मीटिंग कराई जाएगी। एक मीटिंग कराई जाएगी, उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर है किन किन लोगों की मीटिंग होगी। ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विवेचनाधिकारी, तीसरा एक्यूज पर्सन अभियुक्त व्यक्ति, और चौथा विक्टिम। ये चार लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब अगर कंप्लेंट केस है तो दो लोगों के बीच में मीटिंग होगी। एक्यूज पर्सन अभियुक्त व्यक्ति और विक्टिम व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के बीच में जो है ये होगा। देखिए यहाँ पर एक्यूज पर्सन को एक छूट दी गई है। एक्यूज पर्सन के लिए कहा गया है कि अगर वो चाहे तो अपने एडवोकेट को मीटिंग में रख सकता है। अगर जब ऐसी मीटिंग बुलाई जाए चाहे पुलिस रिपोर्ट पर चाहे कंप्लेंट केस पर तो जो एक्यूज पर्सन है अपने अधिवक्ता को मीटिंग में बुला सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे जानकारी नहीं है ठीक से तो वो बुला सकता है। अब देखिए जैसे प्री बार्गेनिंग की मीटिंग हो गई तो जो भी फाइनल कंक्लूजन निकला वो क्या किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट को बता दिया जाए। ट्रायल कोर्ट को बता दिया जाएगा कि हम की जो मीटिंग है वो बिल्कुल सफल हो गई और हम लोग को कोई गिला शिकवा नहीं है, हम लोग को अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 292 में कहा गया है 292 में कि फर्स्ट पार्ट कहता है अगर प्ली बार्गेनिंग सक्सेस हो गई, सेकंड है अगर प्ली बार्गेनिंग नहीं सक्सेस हो। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया अगर प्ली बार्गेनिंग सक्सेस हो जाती है तो ट्रायल कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और जो जॉइंट एप्लीकेशन रहेगी उसमें सभी लोग जितने लोग मीटिंग में हिस्सा लिए हैं सब लोगों को अपना अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा कि मैं प्ली बार्गेनिंग में पार्टिसिपेट किया था और प्ली बार्गेनिंग हम लोग की सक्सेस हो। सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर प्ली बार्गेनिंग की मीटिंग तो बुलाई गई लेकिन प्ली बार्गेनिंग में सक्सेस नहीं। सक्सेस ना होने का मतलब ये होता है कि जो विक्टिम ने डिमांड किया, विक्टिम ने डिमांड किया है वो एक्यूज पूरा नहीं कर, वो एक्यूज पूरा नहीं कर। जब एक्यूज पूरा नहीं कर रहा है तो कैसे सक्सेस। तो प्ली बार्गेनिंग में शुरुआत करेगा एक्यूज और एक्सेप्टेंस देगा कौन, विक्टिम। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं सामान लेने तो जैसे हमने दुकानदार से पूछा ठीक है ये सामान कितने का है तो वो कोई रेट बता देता। जैसे आप सब्जी मंडी में गए सब्जी आपने उससे पूछा सब्जी वाले से गोभी कितने की है, उसने कहा 50 रुपये। तो या तो आप 50 रुपया उसको दे दोगे या बोलोगे 40 की 30 की है, ठीक ना। तो अब जो गोभी वाला उसके ऊपर निर्भर कर रहा है ना
कि आपको वो 30 में देगा कि नहीं देगा, 35 को देगा कि नहीं देगा। और हो सकता है कि वो बोले कि नहीं, हम 50 से 1 भी नहीं कम करेंगे। अगर वो कहता है हम 50 से 1 भी नहीं कम करेंगे, तो प्ली बार्गेनिंग हुई, सौदेबाजी हुई, मोल-तोल हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर दो आप लोग। नहीं हो सर। नहीं सर, नो सर। दुकानदार ने जो ग्राहक था, बायर था, खरीदने वाला था, उसने पूछा गोभी कितने की है? सेलर ने, दुकानदार ने बोला 50 रुपए। ठीक। जो खरीदने वाला है वो बोला कि रुपए की दोगे? उसने कहा नहीं। तो दोनों के बीच में सौदेबाजी हुई, बार्गेनिंग हुई? नहीं हुई सर। कुछ नहीं हुआ। ठीक। अब अगर वो कहता है 50 रुपए की, ये कहता है 30 रुपए, गोभी वाला कहता है अच्छा चलो 40 रुपए, ये कहता है 35 रुपए, हुआ प्ली बार्गेनिंग? जी सर। नो। नो। कहाँ सक्सेस हुआ? किसी पॉइंट पर तो एग्री नहीं हुए। देखो, तो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल से कभी भी संविदा का निर्माण होता है? नो। नो। यानी मोल तोल पे किसी एक पॉइंट पर एग्री होना बहुत ज़रूरी। अगर एक पॉइंट पर हम एग्री नहीं होंगे तो प्ली बार्गेनिंग। एक्यूज कुछ कह रहा है, विक्टिम कुछ कह रहा है, दोनों में एक दूसरे के बीच में सहमत नहीं हो रही, प्ली बार्गेनिंग। अच्छा, जब प्ली बार्गेनिंग नहीं हुई तब क्या होगा? एक्यूज ने कहा कदमा वापस ले लो, जो पैसा कहोगे मैं देने को। ने कहा 1 लाख रुपए। एक्यूज ने कहा नहीं, मैं। उसने कहा 80,000 रुपये अगर दो तो ठीक है, नहीं तो। उसने कहा नहीं नहीं, बहुत दे पाएंगे 40,000। दोनों में बात नहीं बनी, तब क्या होगा? दोनों में बात नहीं बनी, कोर्ट को जाके ट्रायल चलेगी। कोर्ट में जो इन्फॉर्म कर दिए कि हम लोगों के बीच बार्गेनिंग नहीं हुई, क्या होगा आगे? ट्रायल ट्रायल चलेगा। चलेगी। ट्रायल चलेगा। ट्रायल चले। ट्रायल चलेगा, ये देखा ध्यान रखिएगा। ये कॉपी में जिसको नहीं समझ में आ रहा वो लिख ले कि अगर एक्यूज पर्सन ने प्ली बार्गेनिंग की डिमांड किया, प्लस लेकिन उसकी प्ली बार्गेनिंग पर विक्टिम एग्री नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि एक्यूज पर्सन को सजा दे दी। इसका केवल मतलब इतना ही निकलता है कि प्ली बार्गेनिंग नहीं हुई है, बल्कि जो क्या चलेगा, इसका ट्रायल चलेगा। तो क्या ट्रायल में एक्यूज पर्सन कन्विक्ट ही किया जाएगा कि एक्विटल भी हो सकता है? ट्रायल में तो एक्विटल भी किया जा सकता है कि कन्विक्शन होगा ही? एक्विटल किया जा सकता है। एक्विटल ही है। वो प्ली बार्गेनिंग किस लिए कर रहा है? अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है या मुकदमे को खत्म कराना चाहता है? प्ली बार्गेनिंग कन्फेशन है? नहीं सर। प्ली बार्गेनिंग कन्फेशन है? नहीं नहीं। फिर क्या नहीं है? है सर। प्ली बार्गेनिंग को कन्फेशन मान केस सकते को हैं? देखो, ये है प्ली बार्गेनिंग। एक्यूज पर्सन चाहता है कि लंबे समय तक हम मुकदमा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ट्रायल वगैरह चलेगा बहुत लंबे समय। ऐसा करते हैं कि ट्रायल को जल्दी से निपटवा लेते हैं, ताकि जो केस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो जो प्ली बार्गेनिंग की जाती है वो समय की बचत के लिए। ठीक है ना? अच्छा, प्ली बार्गेनिंग में क्या एक्यूज पर्सन को सज़ा मिलेगी 100%? अगर नहीं प्ली सर। बार्गेनिंग हो गई है तो एक्यूज पर्सन को सज़ा मिलेगी? यस सर। नहीं, अब यही तो BNW CRPC वाले प्ली बार्गेनिंग में थी कि एक्यूज पर्सन अगर प्ली बार्गेनिंग कर लेता है तो उसकी सज़ा मिलती थी, बस सज़ा को कम कर दिया। जो उसकी सज़ा थी, इतना पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड था, कितना पनिशमेंट प्रिस्क्राइब,
उसका 2/3 छोड़ दिया जाता था, 1/3 पे ट्रायल कोर्ट डिसाइड करती। उसका 1/3 छोड़ दिया, 2/3 छोड़ दिया जाता था, 1/3 पे ट्रायल कोर्ट डिसाइड करती। जैसे मान लीजिए चोरी की 3 साल है, चोरी पे प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, 8% हो। चोरी का अपराध 3 ही वर्ष का है। तो 3 वर्ष में सीआरपीसी में ये कहा गया था, जब सीआरपीसी हम लोग पढ़ते थे, तो 3 वर्ष को 2/3 छोड़ दिया जाए। यानी जो ट्रायल कोर्ट है वो अब विचार कितने सजा पे करे? केवल 1 साल, 1 साल, 2 साल को छोड़ दे। जो 1 साल पे विचार करेगी वो 1 साल मिनिमम की 1 साल मैक्सिमम। तो अब ट्रायल कोर्ट को विचार करना है कि इसको हमको सजा देनी है 1/3, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो ट्रायल कोर्ट उसको 1 महीना भी दे सकते, 2 महीना भी दे, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा नहीं। अब BNSS में थोड़ा सा चेंज कर, BNSS में कहा गया है कि उसको प्रोविजन पर छोड़ा जाए, परिवीक्षा। प्ली बार्गेनिंग वाले व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है सुधरने के लिए, ठीक है ना। प्ली बार्गेनिंग वाले व्यक्ति को डांट फटकार कर भी छोड़ा जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग वाले व्यक्ति की सजा को आधा कर किया जा सकता है। अभी एक एक आप लोग को हम बताते हैं। अब अगर किसी को परिवीक्षा पर छोड़ा, अगर प्ली बार्गेनिंग वाले व्यक्ति को 293 हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर प्ली बार्गेनिंग वाले व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा, प्रोविजन पर, और उसने प्रोविजन को पूरा कर लिया, तो प्रोविजन को पूरा करने के बाद वो एक्विटल कहलाएगा कि कन्विक्टेड कहलाएगा? परिवीक्षा की अवधि, प्रोविजन का पीरियड को उसने सक्सेसफुली कर लिया और कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया, आपने मुझे जितने दिन के परिवीक्षा पर छोड़ा था, मैंने परिवीक्षा के नियम का पालन किया, तो कोर्ट उसको सजा देगी या उसको छोड़ देगी? छोड़ देगी। डिस्चार्ज करेगी कि कटल करेगी? एक्विटल करेगी। देखो इसी को जरा सीख लो आप लोग। प्री बार्गेनिंग में बड़े ध्यान से, प्री बार्गेनिंग में होगी तो कन्विक्शन, पहले ध्यान सुनो आप, इसकी ब्रांच एक एक तोड़ रहे हैं। प्री बार्गेनिंग में जो ट्रायल कोर्ट है वो देगा तो कन्विक्शन। अब वो जो कन्विक्शन होगा वो 3 पार्ट, कन्विक्शन जो होगा वो 3 पार्ट में। पहला पार्ट ये कहता है कि जो व्यक्ति को कन्विक्शन दिया गया है उसको परिवीक्षा पर छोड़, परिवीक्षा पर। जो परिवीक्षा होता है उस पर एक माइनर रेट काम करता है उसका नाम है प्रोविजन ऑफेंडर, परिवीक्षा अधिनियम। इसमें क्या कहा गया है? जब कभी किसी को प्रोविजन पर छोड़ा जाए, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स, इससे ज़्यादा पर परिवीक्षा नहीं लगा। तो ट्रायल कोर्ट क्या कहती है कि हमने आपको सजा तो दिया है, लेकिन आपको हम प्रोविजन पर छोड़ रहे हैं। प्रोविजन होता है सुधरने का मौका। आपके ऊपर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, मैक्सिमम 3 साल। यानी ट्रायल कोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, 3 साल से ज़्यादा किसी पे परिवीक्षा, और ये कहता है कि आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं, जेल आप नहीं जाओगे, आप जाओगे अपने घर, आप रहोगे अपने घर, और अपने घर में रहने के बाद आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध, आपके ऊपर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इस रिस्ट्रिक्शन का आपको पालन करना है। रिस्ट्रिक्शंस नंबर 1, समय समय पर 15-15 दिन पे या 1-1 महीने पर कोर्ट अपना ड्यूरेशन फिक्स करे। आप पुलिस स्टेशन पर जाकर या कोर्ट में आकर अपनी अटेंडेंस,
जो आपके पास टाइम लगाया जा रहा है कि हफ्ते-हफ्ते में 15-15 दिन पे, 20-20 दिन पे, 1-1 महीने पर आप थाने पर जाके अपनी हाज़िरी लगा अटेंडेंस कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं ज़िले में हूँ और मैं ये आया हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट के परमिशन के बिना, न्यायालय की अनुमति के बिना आप अपना ना डिस्ट्रिक्ट छोड़ोगे, ना अपना स्टेट छोड़ोगे और ना देश छोड़ोगे। कोर्ट के परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। नंबर 3, जितने दिन आपको परिवीक्षा पर छोड़ा गया है, किसी दूसरे क्रिमिनल केसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जितने दिन आपके को परिवीक्षा पर छोड़ा गया है, उतने दिन आप कोई अन्य अपराध नहीं करोगे। आपके नाम कोई एफआईआर कुछ वगैरह नहीं होनी चाहिए। बाकी आप घर पे रहोगे, जो रोजी रोजगार करते हो, जो काम करते हो, सब करो, उससे कोई प्रतिबंध। अब देखिए 2 बातें हैं, या तो एक्यूज पर्सन इन तीनों कंडीशन को निभा ले जाता या नहीं निभा पाता। तो पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करें कि अगर वो तीनों में से कोई कंडीशन को तोड़ता है, पता चला किसी दिन चुप्पे से चला गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, फुटेज आ गया, किसी दूसरे स्टेट में टहल घूम रहा है, पता चल गया, पिछले 2 महीने से थाने पर या कोर्ट में आके हाजिरी नहीं लगवा रहा है, उसके खिलाफ किसी दूसरे थाने में या उसी थाने में फिर एफआईआर हो गई, यानी ब्रीच करता है प्रोविजन के। तो ऐसे कंडीशन में जो उसको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था, वो कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट ने उसको दोषी ठहराने के बाद जितना सज़ा सुनाया था, वो तुरंत यह अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी जो सज़ा थी वो शुरू और चला जाएगा। नंबर 1 बात। अब आता है कि अगर वो इन सब तीनों शर्तों को सफलतापूर्वक निपटा लेता है, ना जिला छोड़ता है और ना कोई किसी क्रिमिनल केस में फिर उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, या इसके साथ साथ वो थाने वगैरह पे समय-समय पे जाता रहता है, अटेंडेंस वगैरह निभाता रहता है। तो जब परिवीक्षा का समय, तब वो उसी ट्रायल कोर्ट एप्लीकेशन, जिस ट्रायल कोर्ट ने उसको परिवीक्षा पर छोड़ा था, प्रोविजन पर छोड़ा था, उसी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन, इस बात का कि आपने जो मेरे ऊपर कंडीशन लगाई थी, वो सारी कंडीशन को मैंने फुलफिल कर ली, सारी शर्तों को मैंने पूरा, तो मैंने शर्तों को पूरा कर लिया, इसलिए जो आपने मुझे कन्विक्शन का लेबल दिया था, जो आपने मुझे दोषी ठहराया था, उसको एक्विट, मैं सुधर गया, मैंने आपकी सारी शर्तों को मान लिया। तो कोर्ट क्या करेगी, अपने पुराने वाले ऑर्डर को हटाएगी और नया ऑर्डर उसको एक्विटल को देगी, ये बताएगी कि इसको कन्विक्शन दिया गया था इस डेट को, लेकिन प्रोविज़न पर छोड़ा गया था, इसने प्रोविज़न ला का सब फॉलो किया है और इस कारण इसके अगेंस्ट जो प्रीवियस का कन्विक्शन का ऑर्डर था वो हटाया जाता है और अब इसको एक्विट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको समझ में नहीं आ रहा है? नितिन ठीक है? स्वाति, है वो बबीता? जी सर। एक दिन हम पूछेंगे भी बड़े कड़ाई से, मीठे मीठे पढ़ाते हैं, उस दिन मीठापन सब बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, उस दिन दूसरा रूप रहता है, तो इसलिए अभी जो पूछना हो 1 बार 2 बार आप लोग पूछ सकते हो। अब दूसरी चीज़ सर आता है कि वो सर क्या हो गया? सर ये 291 में थोड़ा समझ में नहीं आया, जो आपने बताया था कि जो प्रोसिक्यूशन और ये इन्वेस्टिगेशन एक्यूज विक्टिम वाला। 291 ये कहता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट, तो मीटिंग में कौन-कौन से लोग हिस्सा लेंगे? तो मीटिंग में जो लोग पुलिस रिपोर्ट से जुड़े हुए थे,
पुलिस रिपोर्ट से कौन जुड़ा था? आईओ को रखा जाए। पुलिस रिपोर्ट में कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको रखा जाए। किसने एफआईआर किया था? विक्टिम ने, उसको रखा जाए। किसके अगेंस्ट एफआईआर होती? एक्यूज को रखा गया, लोग को रखा जाए, इन लोग के साथ मीटिंग किया जाए। अगर कंप्लेंट सर केस एक है तो कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट को रखो, एक्यूज को रखो मीटिंग के दिन। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। अगर मान लो मतलब एफआईआर हो गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उसी दौरान दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो समझौता की कॉपी भी मतलब आयु के लिए दे जाती है, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी या फिर खत्म हो जाएगी? पहले आप ये बताओ, प्ली बार्गेनिंग होती क्या, कब हुआ? अभी हमने क्या बताया, प्ली बार्गेनिंग कब होगी? नहीं आफ्टर सर, ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन द में थोड़ा चार्ज। अलग। प्ली बार्गेनिंग होती कब? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। और जो मुकदमे जो अपराध 2 साल के नीचे वाले हैं, उसमें आप कभी भी समझौता कर लो। 2 साल के ऊपर में आप तभी समझौता करोगे जब उसका फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो जाएगा। फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के कितने दिन के भीतर? सर 30 दिन के 30 दिन अंदर के। ये तो। वो किस में लागू होगा? वो लागू होगा 2 सर वर्ष के ऊपर वाले अपराध। हाँ, बस 60 दिन का समय है। चलो, क्लियर है? चलिए, बहुत कठिन है ना? सरल भी है, समझ जाओगे सरल सरल, नहीं समझोगे जीवन भर जो है कठिन कठिन। जो चीज़ बताया जाए उसको 2 बार 3 बार पढ़ो आप लोग। तो देखो, पहला है कि जो प्रोविज़न पर छोड़ा गया वो सक्सेस हो गया, तो उसका जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसको वही ट्रायल कोर्ट क्या करेगी? एक्विटल में कन्वर्ट कर। अगर प्रोविज़न सक्सेस नहीं हुआ तब क्या होगा? ट्रायल स्टार्ट। अरे सॉरी, जो क्या नाम है, प्रोविज़न नहीं सक्सेस हुआ तो जो कन्विक्शन था वो स्टार्ट। फाइन से दंड की दिया गया था, जुर्माना वसूला जाएगा। जेल से दिया गया था, जेल भेजा। दोनों से दिया गया था, दोनों। ठीक है। अब आता है कि अगर वो व्यक्ति जिसने क्या नाम है कन्विक्शन दिया गया है, उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, उसका अपराध बहुत ही छोटा है ना, कोई बहुत बड़ा उसने ऑफेंस नहीं किया है जिसकी प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, तब ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट उसको चेतावनी देकर, चेतावनी का मतलब ही नहीं कि डांट फटकार को वहाँ पे ओपन कोर्ट में, उससे एक एपोलॉजी लेटर लेगा, क्षमा याचना, कि मुझे मेरे ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, मैं भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, और मैं ऑन ओथ इसको कोर्ट पे दे रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट। तो उसको कोर्ट क्या कर सकती है? उसके जो क्षमा याचना है, एपोलॉजी लेटर है, उसके आधार पर उसको। लेकिन अगर ये मैटर नहीं है, यानी कोर्ट उसको प्रोविज़न पर नहीं छोड़ती, कोर्ट उसको जो होती है वो क्या नाम है क्षमा नहीं देती, तब इसके बाद ध्यान रखिएगा उसको सजा ही मिलेगी। ये दोनों क्या है? एक्विटल। अगर प्रोविज़न पर छोड़ा गया तो क्या हो जाएगा? एक्विटल। अगर उसको क्षमा याचना पे छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? एक्विटल। सीआरपीसी में ये प्रोविज़न। अब सीआरपीसी वाला प्रोविज़न कहता है कि अगर प्ली बार्गेनिंग उसने किया और प्ली बार्गेनिंग के बाद प्रोविज़न का लाभ नहीं दिया गया, उसे क्षमा नहीं दिया गया, तो जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड दंड है उसका आधा दंड कर, उसका हाफ दंड कोर्ट कर सकता है। इसको ऐसा करो कि ना उसमें दंड है उसका आधा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी में कितना पनिशमेंट है? 3 साल। 3 साल का आधा, साल का आधा कितना होगा? 18 महीने। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो मैक्सिमम 18 साल के भीतर का कोई भी दंड उसको दे सकती है कि 18 महीने किसको दंड दिया जाए। एक इसमें और चीज़ दिया गया है, अगर वो व्यक्ति का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, अपराध जो उसने किया है वो साधारण तो नहीं है, अपराध बड़ा है, कॉग्निजेबल भी है, लेकिन उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं, कोई प्रीवियस कभी भी कोई
एफआईआर वगैरह कुछ भी उसकी नहीं हुई है, तो ट्रायल कोर्ट को ये उसको छूट दिया गया है। ऐसे केसेस में अगर उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, कोई भी प्रकार का, ना कभी फाइन से पनिशमेंट मिला है, कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं, तब ट्रायल कोर्ट चाहे कि जो एक्ट में पनिशमेंट है उसका 1/4 से उसको पनिशमेंट 1/4 से। जैसे मान लो चोरी का मामला है और ट्रायल कोर्ट उसको जो है 1/4 सज़ा देनी चाहती है, तो मैक्सिमम कितना देगी? 9 महीने के अंदर का सज़ा दे देगी। तो ज़रा पहले आप लोग एक चीज़ को पहले ध्यान से समझ जाओ। सीआरपीसी में था कि कन्विक्शन ही देना था। सीआरपीसी में कन्फेशन अरे सने प्री बार्गेनिंग करने के बाद क्या दिया जाता था? कन्विक्शन। BNSS में क्या कहा गया? एक्विटल भी दिया जाएगा और कन्विक्शन भी दिया जाएगा। 2 केसेस में एक्विटल होगा, बाकी में कन्विक्शन होगा। वो 2 केस कौन-कौन से हैं जिसमें कि एक्विटल दिया जाएगा? ऐसे कौन-कौन से मामले जिसमें एक्विटल दिया जाए? सरिता, सामने आओ, छिप के क्यों बैठते हो भाई? सामने आओ। सरिता, आवाज़ आ रही है? जी सर। चलो सर सामने, पर भिक्षा पर और अपोलॉजी पर। पहले सामने आओ। तुम ही बोल रहे हो कि कोई बहुरूपिया है? हाँ, क्या बता रहे जी हो? बताओ क्या बता रहे सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। हो? आंसर कैसे दे दिया अभी? हम ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग के बाद कल सजा ही होती है। जी जी सर। सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग कभी भी छोड़ने का, एक्विटल करने का प्रोविज़न नहीं। लेकिन BNSS में 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट में एक्विटल का दे दिया गया, एक पार्ट में दे दिया गया कन्विक्शन का। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिसकी प्ली बार्गेनिंग में एक्विटल दिया जाए? सर प्रोविजन पर, सर अपोलॉजी पर एप्लीकेशन दिया हाँ। जाता है तो इसमें का एक्विटल होगा। तो पहला आप लोग कॉपी पे लिख लो। अगर एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन के बाद, ध्यान सुनो पहले, कन्विक्शन के बाद ट्रायल कोर्ट परिवीक्षा पर छोड़, कन्विक्शन के बाद, ठीक, और वो व्यक्ति परिवीक्षा के पीरियड को, प्रोविजन को, पीरियड को सफलतापूर्वक कर लेता है, तो ट्रायल कोर्ट अपने कन्विक्शन वाले ऑर्डर को चेंज करके एक्विटल। पवन, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, सब समझे रहिए बहुत बारीकी के। शुरू में कन्विक्शन ही देगा, फिर परिवीक्षा पर छोड़ेगा। परिवीक्षा को अगर हम पूरा कर गए तो वही हमारा कन्विक्शन वाला ऑर्डर चेंज कर देगा, किसमें? एक्विट, नंबर 1। दूसरा ये है कि सजा तो दिया, कन्विक्शन तो सुनाया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको हम सजा तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बात का एफिडेविट दो कि फ्यूचर में आप ऐसा कोई अपराध नहीं करोगे, ठीक है ना, तो आपको हम क्षमा दान दे सकते, ठीक है ना। तो उसको ऑन डिटेल लेता है कोर्ट। कोर्ट में लिख के देना पड़ेगा कि जो जिस मामले में मुझे अभी विचारणी ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया है, मैं ऐसा मामला या अन्य कोई आपराधिक मामला भविष्य में नहीं करूँ। अब अगर करूँगा तो जो पहला वाला मेरा आज सस्पेंड किया जा रहा है ये भी शुरू, और जो दूसरा वाला करूँगा वो स्टार्ट। जो पहला वाला हमको आज रोका जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, वो भी शुरू हो जाएगा, और जो सेकंड ऑफेंस करेंगे वो भी। 2 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या कर दिया जाता है, कन्विक्शन के बाद भी एक्विटल के लिए आगे बढ़ा दिया। अब बाकी में कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया। लिखो आप लोग नोट, नोट लिखो एक। सीआरपीसी 1973 में प्री बार्गेनिंग के केसेस में ट्रायल कोर्ट केवल कन्विक्शन ही देता था। रिपीट कर दीजिए, आवाज में। हाँ, लिखिए। सीआरपीसी प्री बार्गेनिंग में ट्रायल कोर्ट एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन ही देता था। कन्विक्शन को
एक्विटल में बदलने का कोई प्रोविज़न नहीं। बट इन BNSS में भी ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन ही देता है, लेकिन 2 कंडीशन में। कन्विक्शन के बाद भी एक्यूज पर्सन को जेल नहीं भेजता। फर्स्ट, प्रोविजन पर छोड़ने पर, परिवीक्षा पर छोड़ने पर। नंबर 2, क्षमादान पर। यदि दोनों कंडीशन एक्यूज पर्सन पूरा कर लेता है, फुलफिल कर देता है, ट्रायल कोर्ट उसके प्रीवियस कन्विक्शन को चेंज करके एक्विटल का फ्रेश ऑर्डर देगा। अब देखिए, जो प्ली बार्गेनिंग जिस कोर्ट में चल रहा है, अच्छा, प्ली बार्गेनिंग किस कोर्ट में चलेगा? आप लोग से पूछा जाए प्ली बार्गेनिंग किस कोर्ट में चलेगा? सेशन कोर्ट में चलेगा? आस्था सेशन कोर्ट में चलेगा? नहीं कहाँ चलेगा? मजिस्ट्रेट में। कौन सा ट्रायल मजिस्ट्रेट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, है? ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, समरी ट्रायल, समन ट्रायल। सर फर्स्ट क्लास के हैं। देखो, ये मामला 2 साल से 7 साल के बीच, तो जो 2 साल से 7 साल के बीच का मैटर होता है सम्मन केस में आता है। 2 साल के ऊपर वाला मामला सम्मन में आता है। सम्मन केसेस किसको बोलते हैं? 2 साल तक या 2 2 साल साल तक से का। नहीं। और ये कहाँ होगा? 2 साल के ऊपर का होगा। तो ये जो ई बार्गेनिंग होगी वारंट केसेस में, वारंट के पहले इसको सीख जाओ। देखो, हर चीज़ ना बेयर में लिखा रहता ना टेक्स्ट बुक में लिखा। अब जो वारंट केसेस हैं उसमें क्या होगा? जो वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, उसी में प्ली बार्गेनिंग होगी। वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, उसी में, केवल उसी में प्ली बार्गेनिंग होगी। न सेशन ट्रायल में होगा, न सम्मन ट्रायल में होगा, न समरी ट्रायल में। राइट? और ये इसको इंटरप्रिटेट करना, ये 2 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष के नीचे, और 7 वर्ष के ऊपर अगर चला गया तब तो सेशन होता है। 7 वर्ष से ऊपर का मामला सेशन होता है। और यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग में बोला गया कि 7 वर्ष के ऊपर के मामलों में नहीं होगा। इस सेशन ट्रायल में हो सकता है प्ली बार्गेनिंग? नहीं हो सकता। ठीक। 2 वर्ष के नीचे क्या होता है? सम्मन केसेस होता है। तो यहाँ पर जो प्ली बार्गेनिंग है 2 वर्ष के ऊपर होती है, क्योंकि 2 वर्ष के नीचे तो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, तो प्ली बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं, जाके समझौता कर लो। ठीक। अब आया जजमेंट। देखो, प्ली बार्गेनिंग में जो फर्स्ट क्लास और सीजीएम, प्ली बार्गेनिंग केवल 2 जज के पास होगा। प्ली बार्गेनिंग केवल 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट के पास होगा, ये सीजीएम और सीजी, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल, उन्हीं के सामने होगा। और 294 में, तो 294 में जो ट्रायल कोर्ट है वो अपना जजमेंट दे। 294 में ट्रायल कोर्ट अपना जजमेंट दे। टू 95 ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसकी अपील होगी कि नहीं होगी? तो 295 कहता है अपील नहीं होगी, अपील नहीं होगी। अपील, नो अपील शैल लाई।
अच्छा, अपील नहीं हो सकती तो क्या उस जजमेंट को हम मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका एक्सेप्शन दिया गया है 295 का। ये कहा गया है कि अगर प्ली बार्गेनिंग का जजमेंट आपको संतुष्ट नहीं करता तो दो काम आप कर सकते हो। पहला काम है अंडर आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 136 में आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर। अंडर आर्टिकल 136 में कॉन्स्टिट्यूशन में हम एसएलपी फाइल कर सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति की याचिका, वो अलाउ किया गया है। दूसरा ये कहा गया है कि अपने स्टेट के हाई कोर्ट में 226 में क्रिमिनल मिसलेनियस रिट ला सकते हैं। क्रिमिनल मिसलेनियस रिट, देखिए जैसे जो कन्फेशन होता है, एक्यूज पर्सन ओपन कोर्ट पे अपने अपराध को स्वीकार करता है, जिसको आप लोगों को कन्फेशन बताया गया है, जो चारों प्रकार के ट्रायल में हो, ठीक है ना। तो सेशन के सामने भी होता है, वारंट होता है। तो कन्फेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट क्या अपील होती है? अगर ट्रायल कोर्ट के सामने एक्यूज पर्सन जाता है और ये कहता है कि मैंने अपराध किया है, मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है, कन्विक्ट, तो क्या उसकी अपील होती है? टूट जाएगी मूड़ी मसूद के जो गर्दन घुमा रहे टूट जाएगा, वो भी गलत घुमा रहे हो, तो ऐसे ऐसे करो तब अपील होगी। आफ्ताब, यस सर। तब होगी अपील, जी सर। किस ग्राउंड पे होगी? सर दबाव में कन्विक्शन क्या है नहीं तो उस मजिस्ट्रेट पर? पहले पूछ ही लेगा कि आप जो कन्फेशन कर रहे हो दबाव धमकी में कर रहे हो कि स्वतंत्र रूप में, बोलेगा स्वतंत्र रूप में, तभी कन्फेशन रिकॉर्ड। स्वाति बताइए, अपील होगी? यस सर होगी। क्या ग्राउंड होगा, किस आधार पर होगी? कि मुझे सजा कम करवानी है। कम करवानी है तो फिर अपराध क्यों स्वीकार किए थे? आंसर आप लोग दोगे दंड के परिमाण पर, मैग्नीट्यूड। दंड के परिमाण पर। हम ये चाहते हैं कन्विक्शन को कन्विक्शन में ही रखिए। अपीलेट कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपीलेट कोर्ट से कहते हैं हम कन्विक्शन को एक्विटल में नहीं कह रहे हैं, आप हमारे कन्विक्शन को डिक्रीज कर, जो सजा है उसको कम कर दी। अपने कॉपी में फटाफट लिखो, सुशील जल्दी लिखो, मसूद जल्दी लिखो नोट। प्ली बार्गेनिंग के केसेस में एक ग्राउंड पर अपील होती है, दंड के परिमाण को लेकर। लेकिन नहीं, क्या क्या लिखा आप लोग? प्ली बार्गेनिंग नहीं, कन्फेशन पर अपील होती है केवल एक ग्राउंड पर, कन्फेशन पर, संस्कृति। अब वो है मैग्नीट्यूड ऑफ पनिशमेंट, दंड के परिमाण पर। इसमें अपीलार्थी अपीलेट कोर्ट से, अपीली न्यायालय से यह कहता है मेरे दंडादेश को कम कर दिया जाए। लेकिन प्ली बार्गेनिंग में सेशन कोर्ट में कोई अपील नहीं होगी। एक चीज़ ये आप लोग ध्यान रखें,
ये जो बात अभी हमने आप लोग को बताई 295 में, एक इसकी सेक्शन और इम्पोर्टेंट 297। पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय एक्यूज। अगर देखो जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसके खिलाफ और उसकी बेल वगैरह रिजेक्ट हो गई है, अब बेल रिजेक्ट होने के कारण वो जेल चला गया, तो जितने दिन वो जेल में रहेगा, जितने दिन वो जेल में रहेगा और बाद में प्ली बार्गेनिंग करता है, तो प्ली बार्गेनिंग में जितनी सज़ा दी जाएगी उसमें से जेल वाली टाइम को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी को बेल रिजेक्ट हो गई और उसको 1 महीने की जेल रहना पड़ा, 1 महीने के बाद उसको बेल मिली, बाद में उसने प्ली बार्गेनिंग किया, प्ली बार्गेनिंग में ट्रायल कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा दी, तो अब जेल कितने दिन रहेगा, जेल कितने दिन रहेगा, 6 महीने रहेगा, कम रहेगा, 5 महीने रहेगा सर। 5 महीना। 1 महीना जो जेल में ऑलरेडी रह चुका है वो माइनस कर दिया जाए, इसको क्या बोला जाता है, ये सीपीसी का वर्ड है, सेट ऑफ। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मुजरा, ठीक ना। तो इसको जो है वो मुजरा नहीं, डांस, चलो तुम यहाँ पे जेल में डांस होगा, ठीक, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। इसको लिख लो, अगर प्ली बार्गेनिंग वाले मैटर पर एक्यूज पर्सन जितने समय तक बेल न मिलने के कारण जेल में रहता है और बाद में वह प्ली बार्गेनिंग कर लेता है, प्ली बार्गेनिंग में जितनी सज़ा मिलेगी में से उस समय को घटा दिया जाएगा जितने दिन वह जेल में रह चुका है। इसे सेट ऑफ मुजरा कहा जाता है। सेट ऑफ एग्जाम्पल सेट लिखो, ऑफ सेट ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, ए नामक पर्सन को किसी ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है, और उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, एक महीने उसे जेल में रहना पड़ता है, बाद में ट्रायल कोर्ट के सामने वह प्ली बार्गेनिंग कर लेता है, जिसमें उसे 6 महीने की सज़ा दी जाती है। अब ए 6 महीने जेल में नहीं रहेगा, बल्कि वह 5 महीने ही रहेगा। 1 माह जो वह पहले जेल में रह चुका है, वह ट्रायल कोर्ट के 6 महीने की सज़ा में से घटा दिया जाएगा।
कितने दिन का सेट ऑफ हो रहा है? 5 महीने का कि 1 महीने का, 6 महीने का? 1 month. 1 मंथ। एक मंथ सर। अगर पीटी में आता है ए को कितने दिन का सेट ऑफ का फायदा मिल रहा है तो 1 मंथ पे आप टिक लगा। कल हम लोग देखो पढ़ेंगे कंप्लेंट केस जो मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग फाइल करते हैं। अगर हम सेक्शन कौन सी है सर? क्या चीज? सेक्शन कौन सी है जो लास्ट में भी बताई थी, जो सेट ऑफ वाली? 297। कल हम लोग पढ़ेंगे कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के सामने फाइल। इसमें इस वाले केस में पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखिए। का जो कंप्लेंट केस का ट्रायल चलेगा दोनों ओर से प्राइवेट है। कंप्लेनेंट अपना एडवोकेट लगाएगा, एक्यूज पर्सन अपना एडवोकेट, ठीक। और जो कंप्लेंट फाइल करेगा उसमें उसको सारे खर्चे देने पड़े। कल हम लोग पढ़ेंगे कंप्लेंट केस जो होता है मजिस्ट्रेट